हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKY बायोटेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम डॉक्टर प्रभाकर यादव। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर इन न्यूज एंड फर्स्ट आई विल डिस्कस ब्रीफ व्हाट इज कोरोना वायरस एंड हाउ इट इज बिकम पेंडेमिक। सो देखिए, कोरोना वायरस क्या है? सार्स कोविड-2 सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जो कि कॉज करता है कोविड-19 डिजीज को। देखिए, डिजीज का नाम है कोविड-19 और जो वायरस है उसको क्या बोलते हैं? सार्स कोविड-2। एंड ये क्या कॉज करता है? रिस्पिरेटरी इलनेस या रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत अभी रिसेंटली 1 महीने से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से काफ़ी आपको हेल्पफुल हो। जैसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इंडियन सार्स कोविड-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, डबल म्यूटेंट क्या है, ट्रिपल म्यूटेंट क्या है। देखिए, जो सारे ये पॉइंट्स है ये म्यूटेशन से रिलेटेड है और सीक्वेंसिंग से ये जो थर्ड पॉइंट रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम डिटेल अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोविड-19 या सार्स कोविड जो है, जो वायरस है, उसका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। जो लेंथ होता है उसका 30 kb का, 30 kb मतलब 13 किलो बेस पेयर। और ये इनकोड करता है बहुत सारे प्रोटीन्स को, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसका ये जीनोम हो गया, इसका साइज दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो कोड कर रहा है ये रीजन, इसको क्या बोलते हैं? पेपेन लाइक प्रोटीएज। एंड दिस वन इज द प्रोटीएज एंड दिस वन इज द रिप्लिकेज, दिस इज हेलिकेज, दिस इज इंडोराइबोन्यूक्लियस एंड दिस वन इज द स्पाइक प्रोटीन। तो हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो में, हम आपको स्पाइक प्रोटीन में क्या क्या म्यूटेशंस हो रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है वैक्सीन में, और ये कैसे ये प्रॉब्लम कर रहा है प्रोटेक्शन में देने के लिए। जो भी म्यूटेशन इसमें हो रहा है, क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो उसको बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस का मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जब भी कोई वायरस या इस केस में कोरोना वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो क्या करता है? ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पाइक प्रोटीन है और ये जो कॉर्नर है यह रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है और ये सारी स्पाइक प्रोटीन है। तो जब ये इसके थ्रू बाइंड करता है, और ये ह्यूमन सेल है, इसका जो दिखाया गया है देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप यहाँ देख सकते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो इसमें एक H2 रिसेप्टर होता है जिससे यह स्पाइक प्रोटीन बाइंड कर जाता है, किसके जरिए? रिकॉम्बिनेंट बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, सॉरी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के जरिए बाइंड कर जाता है। जैसे ही बाइंड करता है तो सेल के अंदर ये इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद इट विल रिप्लीकेट मल्टीपल ऑफ टाइम्स। जब ये रिप्लीकेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। धीरे धीरे एक कॉपी से मिलियंस ऑफ कॉपी या उससे ज़्यादा कॉपी बनाता है। बनाने के बाद जब भी ये सेल जब ये बर्स्ट करती है, बर्स्ट होने के बाद ये रिलीज होता है। इसके जब प्रोटीन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में के ब्लड में, तो क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एंटीबॉडी देखिए यहाँ बन रही है, तो एंटीबॉडी क्या करेगी? ये स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करती है, इस वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। ये देखिए नेचुरल प्रोसेस है। देखिए आप, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उससे लड़ने के अगेंस्ट में, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती है हमारी बॉडी में। तो इसी मैकेनिज्म को यूज करके, मतलब आप इमेजिन करिए जैसे अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी बॉडी में अगर ये जो भी स्पाइक प्रोटीन्स है अगर हमारी बॉडी में पहले से इंसर्ट करा दिया जाए, तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास ऑलरेडी बैकअप रहेगा एंटीबॉडी का। तो जब भी कोई नया वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो इसके अगेंस्ट में हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी। मतलब जब भी कोई नया कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है तो हमारे पास जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में बनी हुई है, हमारी जो ब्लड सेल में, ब्लड में जो बना हुआ है, तो क्या करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब वैक्सीन कैसे बनती है? या तो देखिए बहुत सारे प्रोसीजर है वैक्सीन बनने के लिए। ये मेनली हम इसको स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करते हैं। तो या तो स्पाइक प्रोटीन को बना करके
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके हमारी बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाए, या तो वायरस के आरएनए को ही, एमआरएनए को ही इंसर्ट करा दिया जाए। देखिए जो मॉडर्ना और फाइजर है वैक्सीन है, वो एमआरएनए यूज कर रही हैं। मेरा पुराना वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आपको वैक्सीन के बारे में डिटेल जानना है। और जो बाकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एस्ट्राजेनिका हो गया, ये होल एस्ट्राजेनिका हो गया, और स्पुतनिक हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, ये होल वीरियान यूज कर रही हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में अगर हमारे पास ऑलरेडी बैकअप है तो हमको इम्यूनिटी मिलती है किसके अगेंस्ट में, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। तो बहुत सारे म्यूटेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम इस सारे पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए म्यूटेंट और वेरिएंट क्या होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म है। तो जब म्यूटेशन होता है तो नया वेरिएंट बनता है। जैसे मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन में अगर मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया तो इसमें बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, इफ एनी म्यूटेशन अकर्स इन जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ स्पाइक प्रोटीन इट में लीड्स टू कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइक प्रोटीन। मतलब देखिए, या तो पहली बात, जब भी अगर ये स्पाइक प्रोटीन के हमारे पास अगर मान लीजिए इसमें कुछ जो भी वायरस के स्पाइक प्रोटीन में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो इसका कंफर्मेशन देखिए चेंज हो जाएगा। तो जो ये S2 है, जो ह्यूमन सेल का रिसेप्टर है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा या तो मिनिमल एफिनिटी हो जाएगी। ये दोनों हो सकता है। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है कि इट में आल्सो रिजल्ट हायर एफिनिटी ऑफ S2 विथ आरबीडी। आरबीडी देखिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है जो वायरस में है, और S2 रिसेप्टर जो है ह्यूमन सेल में है। या तो बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी या तो मिनिमल एफिनिटी होगी। अगर बाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये इसकी बाइंडिंग स्ट्रांग होगी तो ये बहुत इजीली ये सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए, देखिए ये ओरिजिनल है, देखिए हाई एफिनिटी बाइंडिंग है। हम लोगों ने कोई मान लीजिए वैक्सीन डिजाइन किया जो कि अच्छे से इसकी बाइंडिंग थी, मतलब हायर एफिनिटी थी, या तो पहले से कोई एक्सपोजर हुआ है, जैसे किसी को कोरोना हो गया है, इसका मतलब ये नहीं इसको दोबारा नहीं होगा। उसको दोबारा हो सकता है अगर कोई दूसरा स्ट्रेन है या तो दूसरा कोई वेरिएंट है, तो उसमें अगर कोई उसको इन्फेक्शन है तो उसको चांसेस है कि उसको री इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। तो वो सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा आप। और दूसरी बात हम कर लेते हैं कि इफिकेसी ऑफ वैक्सीन और प्रीवियस इन्फेक्शन हैज क्रिएटेड एंटीबायोटिक्स, देन वायरस गेट सम म्यूटेशन इन इट, that mutation may render antibodies to be not able to bind there or bind with low affinity। देखिए अगर आप इसको समझिए कि अगर मान लीजिए आरबीडी में या रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है, यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन की इसके कन्फर्मेशन में कुछ चेंजेस हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पहली बनी है, जो ब्लड में ऑलरेडी है एंटीबॉडी, तो क्या करेगी, ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर वो ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी जो उस वायरस को, जो नया स्ट्रेन है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो या तो बाइंड ही नहीं कर पाएगी या तो उसकी बाइंडिंग होगी बहुत लो एफिनिटी के साथ। अब देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, VOI किसको बोलते हैं। तो ये मैंने जो डेटा लिया हुआ है आप WHO की साइट पर जा करके ले सकते हैं, इसका रेफरेंस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू WHO, तो ये SARS-CoV-2 आइसोलेट इज ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज फिनोटिपिकली चेंज कंपेयर टू रेफरेंस आइसोलेट और हैज ए जीनोम विथ म्यूटेशन दैट लीड टू अमीनो एसिड चेंज एसोसिएटेड विथ स्टेबलाइज्ड और सस्पेक्टेड फिनोटिपिक इम्प्लीकेशन। इसका मतलब फिनोटिपिकली चेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको देखिएगा कि जब तक वो कोई नया अमीनो एसिड नहीं बना रहा है या तो उसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं हो रहा है, तब तक हम उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलते। मतलब देखिए आप इस लाइन देखिए कि ये मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन, अगर यहाँ पे कुछ भी म्यूटेशन होगा, अगर म्यूटेशन के कारण अगर वो म्यूटेशन उतना प्रोमिनेंट नहीं है या उतना डेंजरस नहीं है कि कोई नया अमीनो एसिड अगर मान लीजिए बन भी रहा है, फिर भी उसका कुछ भी हेल्पफुल, मतलब उसका कुछ इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा है, या ट्रांसमिशन में या रिसेप्टर बाइंडिंग में या मान लीजिए आरबीडी में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर भी अगर जब तक उसमें फिनोटिपिकली चेंज नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट।
और एक उसको दूसरा भी टर्म दिया गया है, या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो, मतलब बहुत लोग उस वेरिएंट से बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तब हम उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। अब देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अब डिफाइन किया गया है, तो ए कंपेरेटिव असेसमेंट इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग: सी, increase in the transmissibility or detrimental changes in the COVID-19 epidemiology, increase in the virulence, decrease in the effectiveness of public health and social measures or available diagnostic vaccine or therapeutics। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जो भी नया वेरिएंट आया उसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, पहला पॉइंट है। विरुलेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरी बात है, जो भी हमने वैक्सीन बनाई, मान लीजिए अभी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड लग रही है, अगर मान लीजिए उसका इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गया, अब कोई नया वेरिएंट आ गया, तो उस वेरिएंट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो आप ये डिफरेंस देख लिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। जब तक कोई फिनोटिपिकली चेंज नहीं हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होगा कि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि डेट्रीमेंटल चेंज होगा कोविड-19 एपिडेमियोलॉजी में, और उसका विरुलेंस बहुत ज़्यादा होगा। और क्या होगा कि जो वैक्सीन बनी है उस पर काम नहीं करेंगी, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलेंगे। अब देखिए इंसाकॉग क्या है। इंसाकॉग देखिए जो है कि इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, मतलब ये इसमें ना 10 लैब हैं जिनको डीबीटी ने लॉन्च किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इनका लैब्स का नाम है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये किस लिए? मॉनिटर करने के लिए कौन सा नया वेरिएंट आ रहा है। अब नया वेरिएंट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए सीक्वेंसिंग करते हैं, बहुत सारे मेथड है सीक्वेंसिंग की। सेंगर सीक्वेंसिंग है या NGS है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। अगर जब तक हम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई नया वेरिएंट आया भी है कि नहीं, मतलब म्यूटेशन अगर हो रहा है कि नहीं। अगर म्यूटेशन हो रहा है तो कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, उसका कम्युनिटी ट्रांसफर कितना है। तो डीबीटी ने लॉन्च किया है, आप ये टर्म याद करिएगा, इंसाकॉग या इंडियन SARS-CoV कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, जिसमें 10 लैब पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड इसका काम क्या है? जीनोमिक कंसोर्टियम इज टू मॉनिटर द जीनोमिक वेरिएशन इन द SARS-CoV-2 ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू ए मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क। तो इसमें ये लैब कौन कौन सी, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप इंसाकॉग जानते रहिए। कि हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न को डिस्कस कर लिया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्या, कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो भी म्यूटेशन का जो नया वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए एक बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड, जो डिजिग्नेट करती है कि हाँ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या नहीं है। और इस स्लाइड में हम जो भी म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एस जीन जिसको बोलते हैं। वैसे जो नोवल कोरोना वायरस है जिसको SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो मोर देन 15 म्यूटेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं बहुत सारे जीन्स में, बट हम यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन पे फोकस करेंगे जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है। और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो है बाइंड करता है S2 जो ह्यूमन सेल से, उसकी बाइंडिंग से रिलेटेड है, कैसे ये बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है या कैसे उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग हो रही है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यूके का वेरिएंट है उसको क्या बोलते हैं? B.1.1.7, जो कि यूके में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया। और वहाँ पे क्या देखा गया कि एट 501 पोजीशन स्पाइक प्रोटीन में या स्पाइक जीन में एस्प्राजीन जो है चेंज हो रहा है टायरोसिन में। एंड ऑन 21 फेब को 21 में क्या देखा गया कि 484 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है लाइसिन में। तो ये जो चेंजेस मिले, इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ है? इससे क्या हुआ कि जो ट्रांसमिशन की जो एबिलिटी थी वायरस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एक एसडी ने इसको रिपोर्ट किया। उसके बाद देखिए जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसको क्या बोलते हैं? B.1.351, और ये डिटेक्ट किया गया कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो जो भी ये म्यूटेशन थे N501 और E484K, ये देखिए यूके के वेरिएंट में भी कॉमन थे, बट यहाँ पे एक अलग म्यूटेशन मिला स्पाइक प्रोटीन में एट 417 पोजीशन पे, जिसको क्या बोलते हैं? K2N या लाइसिन टू एस्प्राजीन। और इस म्यूटेशन में से क्या रिपोर्ट किया गया कि इट हैज एन एबिलिटी टू escape mutation, that is mutation that improve a virus ability to evade the host immune system। इसका मतलब है कि
इवेट द होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब कि जो भी एंटीबॉडीज बनी है बॉडी में, ठीक है, तो उसको बाइंड नहीं करने देगा। जो ही नया म्यूटेशन एट 417 पोजीशन पे हुआ है, अगर जो भी एंटीबॉडीज बनी है ऑलरेडी बॉडी में, उसकी अगर वो बाइंड नहीं कर देगा तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी से स्केप कर सकता है एंटीबॉडी को, और ये इजिली कहाँ होस्ट सेल में इवेट कर सकता है, मतलब होस्ट सेल में एंट्री कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है और बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। देखिए जो ब्राजीलियन वेरिएंट है जिसको हम P1 बोलते हैं, ये कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, पहले ब्राजील में। इसमें जो भी म्यूटेशन थे, जो N501 और E484 के, मैं आपको बता चुका कि जो कि यूके में भी पाया गया और साउथ अफ्रीका में भी पाया गया। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे K417 टू T हो रहा है, मतलब 417 पे पोजीशन पे एस जीन में या स्पाइक जीन में क्या हो रहा है कि लाइसिन किस में चेंज हो रहा है, थ्रियोनिन में। बट आपने यहाँ देखा कि साउथ अफ्रीका स्ट्रेन में क्या देखा कि लाइसिन जो चेंज हो रहा था एस्प्राजीन में, तो यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। एंड ए स्टडी रिपोर्टेड दैट P1 infections can produce nearly 10 times more viral load compared to the person infected by one of the other Brazilian lineage। मतलब जो और भी जो लीनियज पाई गई ब्राजील में, ये जो P1 था काफ़ी डेंजरस था और इसका जो वायरल लोड का जो है वो 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा वायरल लोड है इसमें, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है और वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया स्ट्रेन के बारे में। देखिए ये इसको हम कैलिफोर्निया स्ट्रेन भी बोलते हैं या B.1.427 या B.1.429 भी बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया। इसमें क्या देखा गया कि स्पाइक प्रोटीन के 452 पोजीशन पे लाइसिन किसमें चेंज हो रहा है, आर्जिनिन में, जो कि फर्स्ट टाइम ये कैलिफोर्निया में आइडेंटिफाई हुआ। अब इस म्यूटेशन के से क्या इम्प्लीकेशन हुआ कि जो भी रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो स्पाइक प्रोटीन पे थे, यहाँ पर जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन था, इसकी जो बाइंडिंग इफिशियंसी थी किससे, S2 प्रोटीन से, जो कि ह्यूमन सेल में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अगर बाइंडिंग इफिशियंसी जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वायरस क्या है, इजिली होस्ट सेल में इवेट कर जाएगा, मतलब एंट्री कर जाएगा और वो मल्टीप्लाई करेगा। और दूसरा क्या इसका इम्प्लीकेशन मिला कि जो भी म्यूटेशन, अगर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में जो भी म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज जो बनी थी तो वो उससे बाइंड नहीं कर पा रही है, मतलब रिड्यूसेस एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम अटैचिंग टू दिस म्यूटेटेड हेंस डिफरेंशियली फोल्डेड स्पाइक प्रोटीन। अब इसके बाद हम इंडियन स्ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन सा वेरिएंट है या म्यूटेंट है। तो जो ये फर्स्ट कहाँ आइडेंटिफाई कब हुआ, अक्टूबर 2020 में या अक्टूबर 2020 में। इसको हम देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है कि डबल म्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मिलेगी कि इसमें देखिए जो ये जो 484 पोजीशन थी, जहाँ पर देखिए ग्लूटामिक एसिड जो चेंज हो रहा था लाइसिन में, बट यहाँ ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है ग्लूटामिन में। देखिए E2Q चेंज हो रहा है, आप इसमें देखिए E2K चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये चेंजेस मिला। बाकी ये कैलिफोर्निया वाला भी स्ट्रेन इसमें प्रेजेंट था, इसलिए हम इसको डबल म्यूटेंट बोलते हैं। और ये जो तीसरा म्यूटेशन था 681 पोजीशन पे, जिसमें प्रोलिन चेंज हो रहा है आर्जिनिन में। तो डबल म्यूटेंट के बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे। बाकी ये कुछ म्यूटेशंस हैं जो भी इनको भी रिकॉर्ड किया गया, जैसे B1.1.207 और B1.525। और इस म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि इसमें जो 501 पोजीशन पे जो कि एस्प्राजीन जो टायरोसिन में चेंज हो रहा था, इसमें नहीं प्रेजेंट था। तो ये थोड़ा अलग टाइप का वेरिएंट था। देखिए ये BBC की न्यूज़ है, इसमें हम डबल म्यूटेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं B.1.617, जो कि इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है। डबल म्यूटेंट किसे बोलते हैं कि जो भी म्यूटेशन हुआ है 484 पोजीशन और 452 पोजीशन। जो 484 पोजीशन पे क्या है कि ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामाइन में चेंज हो रहा है और 452 पे ल्यूसीन चेंज हो रहा है आर्जिनिन में। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया स्ट्रेन भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में पाया गया। एक ही वायरस के अंदर दोनों म्यूटेशन पाए गए, इसलिए हम इसको डबल म्यूटेंट बोलते हैं। और
इस म्यूटेशन के कारण जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो दोनों म्यूटेशन क्या साइमल्टेनियसली मिलकर क्या कॉज कर रहे हैं कि जो बाइंडिंग इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, मतलब रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की और S2 रिसेप्टर की जो कि ह्यूमन प्रेजेंट है, और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो है वायरस में जो प्रेजेंट है स्पाइक प्रोटीन में, उसकी इफिशियंसी बढ़ा दे रहे हैं, और आल्सो रिड्यूसेस द एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम अटैचिंग टू दिस म्यूटेटेड हेंस डिफरेंशियली फोल्डेड स्पाइक प्रोटीन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको डबल म्यूटेंट क्यों बोलते हैं, और ये काफ़ी न्यूज में रहा है। तो ये मैंने यहाँ से ये सोर्स लिया हुआ BBC का। अब देखिए, एक अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले ये ट्रिपल म्यूटेंट जो आया है इंडिया में, रिपोर्ट किया गया है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। ये देखिए इंडिया टुडे की न्यूज़ है, और ये द हिंदू से मैंने लिया है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि इसको क्या नाम दिया गया, B.1.618, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल म्यूटेंट बोलते हैं। तो इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग मिल जाएगा कि देखिए जो 484 पोजीशन पे जिसमें ग्लूटामिक एसिड लाइसिन में चेंज हो रहा था, ये है क्या? यूके का वेरिएंट था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं E484 के, मतलब ग्लूटामिक एसिड लाइसिन में चेंज हो रहा है एट 484 पोजीशन में, किसमें? स्पाइक प्रोटीन पे। बट जो डबल म्यूटेंट में क्या हो रहा था कि ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन में चेंज हो रहा था। बट जो ट्रिपल म्यूटेंट है इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूटामिक एसिड लाइसिन में चेंज हो रहा है, जो कि यूके के स्ट्रेन में भी मिला था। और इसमें एक डिलीशन मिला है एट H146 एंड Y145 के बीच में, ठीक है। और जो कि यहाँ पे D614 पे G में चेंज हो रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या डिलीशन और म्यूटेशन हो रहे हैं, और ये वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई किया गया। इसको हम ट्रिपल म्यूटेंट भी बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? B1.618, और जो डबल म्यूटेंट है B1.617। आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और मैंने सारा रेफरेंसेस बता दिया है कि मैंने कहाँ से ये सारा डेटा लिया है। आप इसको गूगल में देख सकते हैं या द हिंदू में भी देख सकते हैं। और ये BBC का न्यूज़ है। BBC के न्यूज़ में भी आपको सारे म्यूटेंट जो भी और भी दुनिया के जो भी वेरिएंट आइडेंटिफाई किए गए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।